29 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। एक महीना 10 दिन बाद हमने 19 अक्टूबर 2023 में विंटर सीजन की वेजिटेबल सीड्स लगाए थे। पार्ट्स की सूरत में वीडियोस बन रही है। ये है हाउ टू ग्रो विंटर वेजिटेबल पार्ट 5। एक महीना 10 दिन हो गए हैं। अब पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि अब इनको बाहर से खाद भी हमें देना पड़ेगी। मतलब जब पौधा बीज से उग कर उसकी उम्र 21 दिन की हो जाती है तो फिर हम उसको फर्दर बाहर वाली खाद भी दे सकते हैं। पहले वो 21 दिन जो बीज के अंदर से खुराक कुदरत ने रखी होती है वहीं से वो पौधा लेता रहेगा और 21 दिन के बाद बाहर से खाना बनाना शुरू करता है, यानी सूरज की धूप से खाना बनाता है। बाहर से एडिशनल खाद हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, वो ज़्यादा इनटेक करता है। पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करेंगे तब वो खाद इनटेक कर लेगा। तो आज हम वही काम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। देखिए, सलाद पत्ता के पौधों को जैसा मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि इनको भी निकाल कर मैं अलग करूंगा, थोड़े थोड़े फासले पर इनको ट्रांसप्लांट करूंगा। और देखिए, अभी तो ये ज़मीन नज़र आ रही है। मैंने कहा था कि ये इतने घने हो जाएंगे कि नीचे वाली मिट्टी भी हमें देखने पर नज़र नहीं आएगी। इवन कि मैंने यहाँ से बहुत सारे पौधों को निकाल लिया। कुछ को मैंने लेमन वाले प्लांट के अंदर ही, ग्रो बैग के अंदर ही ट्रांसप्लांट कर दिया, और कुछ को मैंने अंजीर वाले ग्रो बैग के अंदर भी ट्रांसप्लांट कर दिया, और कुछ को मैंने चेरी वाले ग्रो बैग के अंदर भी, जिसके अंदर चेरी का पौधा लगा हुआ है, इसके अंदर भी पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनमें से कोई भी पौधा ना निकालता तो ये ज़मीन अभी से हमें नज़र ना आती। लेकिन ज़्यादा डेंसिटी में पौधे लगे होने की वजह से पौधों की ग्रोथ सही से हो नहीं पाती। पौधों के पत्ते छोटे रह जाते हैं, उनका साइज़ लार्ज नहीं हो पाता। तो अब इनकी मिट्टी की गोडी करना भी ज़रूरी बनता है, क्योंकि फासला हमने दे दिया है मिट्टी में, ताकि हमें मिट्टी भी नज़र आ पाए और हम इसको मैनेज भी कर सकें, मिट्टी को सख्त होने से भी रोक सकें, मिट्टी की गोडी भी कर सकें। अभी बताता हूँ आपको कैसे करनी है। और उसके अलावा चुकंदर के पौधे देखिए, माशाल्लाह कितने बड़े पौधे हो गए हैं और अपने पाँव पर खड़े हैं। पत्तों की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। और जो पौधा हमने थोड़ा सा मिट्टी से बाहर रखा था, जिसका रूट लेवल मिट्टी से बाहर था, जहाँ से चुकंदर फूल जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये मोटी होना शुरू हो गई है। लेकिन देखेंगे इसके नीचे चुकंदर सही से बन पाएगी या नहीं। बाकी को तो मैंने काफ़ी हद तक मिट्टी के अंदर दबाया था, जो कि फूल कर चुकंदर का रूप लेगी। और साथ वाले ग्रो बैग के अंदर गाजर के पौधे, इनको भी मैंने ट्रांसप्लांट थोड़े थोड़े फासले पर कर दिया था। और जो इनमें से ज़्यादा पौधे बच गए थे उनको मैंने निकाल कर दूसरे ग्रो बैग के अंदर भी लगा दिया था। मतलब जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली मैंने उनको ट्रांसप्लांट कर दिया। मैंने पौधों को ज़ाया नहीं किया। अब इनके तने भी मोटे होना शुरू हो गए हैं। खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को भी बताऊंगा साथ में खाद कौन सी देनी है। और ये रहा हमारा धनिया। देखिए, इनको भी मैंने ट्रांसप्लांट इसी तरह किया था जैसे हमने मूली के पौधों को किया था। मूली वाले पार्ट को आप देख लीजिएगा, आई थिंक वो पार्ट 3 था। उसके अंदर हमने देखा था कैसे हमने ट्रांसप्लांट किया। उसी मेथड के साथ आप सभी पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो धनिया के पौधे अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। बहुत सारे पौधे हमारे मर भी गए थे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, लेकिन मोस्टली पौधे हमारे ज़िंदा हैं और ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। पत्ते भी इनके बड़े साइज़ के हो रहे हैं। इनको भी खाद देते हैं। साथ वाले ग्रो बैग के अंदर थे सफ़ेद मूली वाले पौधे। तो सफ़ेद मूली के पौधों के पत्ते देखिए कितने बड़े हो गए हैं। बस इनके पत्ते थोड़े खड़ूस होते हैं, मतलब पत्तों के ऊपर ऐसे बारीक बारीक से कांटे टाइप होते हैं, चुभ जाते हैं हल्के हल्के से, मतलब वो खारिश होती है हाथों पर। और साथ वाले में लाल मूली के पौधे बड़े हो गए हैं। इनको भी मैंने थोड़े थोड़े फासले पर लगा दिया था। और कुछ पौधे जो मूली वाले बच गए थे उसको मैंने अपने लेमन वाले ग्रो बैग के अंदर सफ़ेद मूली के पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया था। आप देखिए, ये यहाँ से फूलेगा और नीचे इसके मूली भी बनेगी, लेकिन अभी नहीं। जब मूली कंप्लीट बन जाती है तो वो खुद ब खुद ही मिट्टी से थोड़ा सा वाइट एरिया बाहर निकल आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मूली रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी कुछ भी रेडी नहीं हुआ होगा। कुछ लाल मूली के पौधे मैंने इस ग्रो बैग के अंदर भी लगा दिए थे। जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली मैंने उनको लगा दिया। और कुछ धनिये के पौधे भी लगा दिए थे शहतूत के ग्रो बैग के अंदर। देखिए, मिट्टी अभी खुश्क हो रही है, लेकिन पौधे अपने पाँव पर सही तरीके से खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर धूप भी आती है और प्रॉपर सनलाइट भी रहती है। धूप और सनलाइट में फ़र्क होता है। लाइट का मतलब जहाँ पर धूप नहीं है, धूप का मतलब जहाँ पर सूरज की धूप है। तो अब खाद देनी है हमने। मिट्टी की गोडी आपने बराबर करते रहना है। मैं आपको बता दूं कि गोडी आपने कैसे करना है। देखिए, मिट्टी की गोडी करते रहेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। ये देखिए, हल्की हल्की सी आपने इस तरह मिट्टी की गोडी करते रहना है।
सलाद के पत्ते जो बड़े हो गए हैं, नीचे लटक रहे हैं, उनको हम तोड़कर किचन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के बहुत सारे पत्ते अभी मिट्टी के साथ टच हो रहे हैं, तो उनको हम निकाल कर इस वाले बैग के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा पौधों की ग्रोथ अच्छी हो गई है और पत्ते नीचे लटक रहे हैं, इनको निकाल कर हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अभी गोडी करने का टाइम है, हल्की हल्की सी गोडी करेंगे। गोडी करने के ऊपर मैंने वीडियो तीसरे पार्ट में आपको बताया भी था कि मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी कैसे करनी है। तो हल्की हल्की सी गोडी करते रहेंगे, इससे ये होगा कि ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, मिट्टी में एरेशन सही से होगा, फंगस नहीं लगेगा, मिट्टी का ऊपर वाली जो सतह है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी, ग्रीन मॉस नहीं उगेगी, मिट्टी सख्त नहीं होगी, इसलिए पौधे की ग्रोथ अच्छी चलेगी। तो चलिए अब देते हैं खाद। खाद के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ NPK 20-20-20। ये हमारे दराज स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती है। ये एक कंप्लीट डाइट होती है। अब हम DAP का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर की हैं और तीनों चीज़ों के अलावा ट्रेस एलिमेंट्स, जो छोटे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत पौधे को कम होती है लेकिन होती ज़रूर है, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हम 5 लीटर पानी के अंदर ये वाला 1 चम्मच डालेंगे खाद का। कलर कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं दिखा रहा हूँ हर बार यही कलर होगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस के अंदर इसका कलर पिंक होता था, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपके पास जो है वो ब्लू है लेकिन हमारे पास जो है वो पिंक क्यों है। तो ये कलर तो चेंज होता रहता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, जो भी कलर इसको देंगे वही रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ें बराबर की हैं। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपके एरिया में कोई गार्डनिंग शॉप है, वहाँ से आप NPK वाटर सोल्यूबल ले लीजिए जो पानी के अंदर हल हो जाता है। आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं, आप NPK 15-15-15 ले सकते हैं, जो भी हो बैलेंस्ड हो, तीनों चीज़ें उसके अंदर बराबर की हों। वो एक समझ लीजिए कंप्लीट डाइट है पौधे के लिए, हर स्टेज के ऊपर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने ये खाद और थोड़ी देर इसको हल करूँगा और अब इसको मैं करूँगा थोड़ा सा मिक्स। पानी में ये खाद हो गई है हल और इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्प्रे नहीं करने वाला, मैं सिर्फ मिट्टी में ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। याद रखिएगा, खाद कोई जहरीली चीज़ नहीं होती, ये पौधे की ज़रूरत होती है, ना कि उसकी मजबूरी। ज़रूरत और मजबूरी में फ़र्क होता है। पौधे को खाद देंगे, इसकी ग्रोथ ओवरऑल अच्छी होगी, फल अच्छा लगेगा, फ्लावरिंग अच्छी होगी, बीमारियों का हमला कम होगा। और जो मजबूरी में हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवाई। ये मजबूरी में इस्तेमाल की जाती है कि हम अपने पौधे को कीड़ों के हमले से बचा सके। अगर हम नहीं बचाएंगे तो पौधा हमारा मर जाएगा। खाद देने का क्या फ़ायदा, बीज लगाकर पौधा इतना बड़ा करने का क्या फ़ायदा, जब कीड़ों की वजह से हम उसको खुद ही मरने देंगे। इसलिए पेस्टिसाइड का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेस्टिसाइड नहीं है, आपकी गार्डनिंग इनकम्प्लीट है। अगर पेस्टिसाइड है तो आपकी गार्डनिंग कंप्लीट है। अगर आपके पास खाद नहीं है फिर भी आपकी गार्डनिंग कंप्लीट है। खाद के इस्तेमाल की वजह से पौधे के ऊपर फल अच्छा बनता है, फूल अच्छे लगते हैं, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। अगर खाद ना भी दें तब भी फल लग सकता है, तब भी फूल लग सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है, लेकिन थोड़ी स्लो होगी। समझ लीजिए, इसको इस्तेमाल करने की वजह से, खाद का इस्तेमाल करने की वजह से पौधे को हम बूस्ट करते हैं। और पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल शौक से नहीं करते बल्कि मजबूरी में करते हैं, जब पौधों के ऊपर कीड़ों के हमले हो रहे हों। लेकिन हम इंतज़ार नहीं करते कि हमला होगा तब ही हम इस्तेमाल करेंगे। बस हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आपने स्प्रे करना है जब कीड़ों का हमला हो जाए। समटाइम इतना तेज़ हमला होता है कि हमें हर 3 से 4 दिन के बाद रिपीट करना पड़ता है स्प्रे। तो इसका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पौधों के ऊपर कोई भी हमला नहीं है। मुझे लगता है कि गाजर के ऊपर हमला होगा, इसके ऊपर माइट्स का हमला हो सकता है, वाइट फ्लाई का हमला हो सकता है और एफर्ट्स का हमला भी हो सकता है और धनिये के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ठंड के दिन हैं, ठंड के दिनों में काफ़ी हद तक कीड़े स्लो हो जाते हैं, हमला कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो पेस्टिसाइड भी आप हमारे दराज स्टोर से मंगवा सकते हैं। मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां से क्लिक करके शिफ्ट हो सकते हैं हमारे दराज स्टोर पर। तो चलिए अब देते हैं खाद वाला पानी। अगर आपके पास 12 इंच का एक गमला है, उसके अंदर आपने जितने भी पौधे लगाए हुए हैं, बस 12 इंच के गमले के अंदर आपने कम से कम 1 गिलास पानी हर 7 दिन के बाद डालते रहना है। 7 दिन का मतलब 7 दिन। ज़्यादा देर के बाद डालेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जो सब्जियां होती हैं ना, ये सीजनल होती हैं, परमानेंट नहीं होती। परमानेंट से मतलब कि एक पौधा जो कई सालों आपके पास रह सकता है, अगर उसको थोड़ा लेट भी खाद दे देंगे तो पौधे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा, फल फिर भी लग जाएगा लेकिन थोड़ा कम लग जाएगा।
आने वाले सीज़न में फिर से लग जाएगा। लेकिन सब्जियां जो होती हैं ये सीजनल होती हैं, कुछ महीनों इनकी उम्र होती है, इन्होंने बड़े होना है और उसके बाद मर जाना है। तो अगर इन महीनों में हमने खाद की लापरवाही की तो फिर हो सकता है कि फल सही से लग ना पाए, या बहुत कम लगे, या छोटे साइज़ का लगे, काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो छोटी उम्र है, इसलिए हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। हमने खाद टाइम पर देते रहना है, 7 दिन के बाद या फिर 14 दिन के बाद। ये डिपेंड करता है कि पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है। लेकिन सब्जी की बात करूं तो हर 7 दिन के बाद ये वाला NPK आप डाल सकते हैं। अगर गाय का गोबर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कम ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की हर स्टेज के ऊपर ज़रूरत नहीं होती पौधे को। हर स्टेज के ऊपर अगर नाइट्रोजन ही देते रहेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, लंबा चौड़ा होगा, लेकिन उसको जल्दी फूल नहीं लगेंगे। अगर फूल लग गया तो उसके अंदर से फल नहीं बन पाएगा, अगर फल बन गया तो छोटे साइज़ का रहेगा, क्योंकि फास्फोरस, पोटेशियम और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर एकदम से पौधे की जड़ों को मिलता भी नहीं है, मतलब वो पहले डिकम्पोज होगा, कुछ हफ्ते लग जाएंगे, कुछ महीने लग जाएंगे, उसके बाद जाकर पौधे की जड़ों को मिलना शुरू होता है। तो जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रहा हूँ या किसी भी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र होगा वो फौरी तौर पर जड़ों में जाना शुरू हो जाता है। अब ये जितना भी पानी के अंदर हमने डाला वो फौरी तौर पर पानी के अंदर हल हो गया। अब हम खाद को पानी से अलग नहीं कर सकते। पौधा वही खाद को ले पाता है जो पानी के अंदर हल होकर जड़ों के रास्ते पौधे के अंदर चली जाए। अगर मोटी खाद होगी, जैसे कि ये मिट्टी है, मिट्टी पौधों के जड़ों के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये हल नहीं हो सकती। अगर नमक पानी के अंदर हल हो सकता है तो इसका मतलब फौरी तौर पर वो जड़ों के अंदर भी जा सकता है। तो जो खाद पानी के अंदर हल हो जाती है कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर, समझ लीजिए वो पौधों की जड़ों के अंदर भी उसी टाइम जा सकती है। तो इसी तरह मैं अब सारों में प्रॉपर तरीके से खाद ऐड कर दूंगा, क्योंकि कैमरा पकड़कर खाद देना थोड़ा मुश्किल होगा, पौधे हमारे एक साइड पर गिर सकते हैं। बहुत एहतियात से मैं लेकर चल रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे डिब्बों के अंदर हमने ये सब कुछ किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको एंड वाले पार्ट तक लेकर जाऊँ कि जब हम पौधों को हार्वेस्ट कर रहे हो, सब्जियाँ उतार रहे हों। बस इसके अलावा और कोई केयर नहीं है, बस कीड़ों के हमले से बचाना है हमने, और हर 7 दिन के बाद खाद देते रहना है। अगर गाय का गोबर ही देना चाहते हैं तो हर 7 दिन के बाद 1 मुट्ठी लीजिए और पौधों के तनों के पास में फैला दिया करें। बस जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा वैसे वैसे वो मिट्टी के अंदर उसका थोड़ा बहुत असर जाएगा और वो पौधों की जड़ों में चला जाया करेगा। अब पार्ट 6 में मिलेंगे, तब तक थोड़ी सब्जियाँ हमारी बड़ी हो चुकी होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।